इस चैनल की सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वेलकम टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। नमस्कार दोस्तों, ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि है सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप अपनी देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपकी रिकवरी अच्छे से हो सकती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर हमारे मन में काफी सवाल आते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद, जैसे कि घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या सीढ़ियां कब से चढ़ सकते हैं। काफी सवाल आते हैं और इस वीडियो में मैं सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस के बारे में भी बताऊंगी, जो कि स्पेशली सिजेरियन के बाद बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो सिजेरियन डिलीवरी होती है वो एक मेजर ऑपरेशन होता है। ऐसे में बच्चे के साथ साथ माँ का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप टाइम पे अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आगे चल के इस पे और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। दोस्तों, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था वो ये था कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी लगभग आपको 40 दिन का अच्छे से आराम करना ही है, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब टांके हील होते हैं तो ज्यादातर हीलिंग जो होती है शुरुआती 6 से 8 हफ्तों में हो जाती है। तो 6 हफ्ते यानी लगभग 40 दिन। तो 40 दिन तो आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना ही है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि 40 दिन बीत जाएंगे तो आप हैवी सामान उठाने लग जाओगे या ऐसे काम करने लग जाओगे जिससे आपके पेट पे स्ट्रेन आए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर के टांकों को हील होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। इसलिए आप ऐसी चीजें जैसे कि हैवी एक्सरसाइजेस या भारी चीजें उठाना या कुछ भी ऐसा काम करना जिसमें आपके पेट पे जोर आए, ये सब चीजें आपको 6 महीने तक नहीं करनी है। बाकी किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है आपके शुरुआती हफ्तों में, उन सब चीजों के बारे में अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिजेरियन एक मेजर ऑपरेशन है। तो जब आपकी छुट्टी हो जाएगी और आप घर आओगे तो घर आते ही अब आपको अपने घर के कामों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने और अपने बच्चे पे ही ध्यान देना है। तो आप घर के काम जो है थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाइए और आराम पे ध्यान दीजिए। तो पहली चीज तो यही है कि हाउस होल्ड कॉर्स आपको थोड़े टाइम के लिए छोड़ने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको चलना चाहिए, आपको फिरना चाहिए, आपको मूवमेंट करती रहनी चाहिए अपने बॉडी की। तो आप सोचोगे कि एक टाइम पे तो हम बोल रहे हैं कि आपको भरपूर रेस्ट की जरूरत है और दूसरे टाइम पे हम बोल रहे हैं कि आपको चलना फिरना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे चलने फिरने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज 1-1 घंटा वॉक करनी है या आपको तेज वॉक करनी है। यहाँ पे चलने फिरने का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत अपना बॉडी मूवमेंट रखना है, थोड़ा बहुत टहलते रहना है। जैसे कि आप बेड से वॉशरूम गए तो आप चल के जाओगे तो थोड़ा वहां चल लिए, या फिर जैसे आपने खाना खाया तो आप खाना खाने के बाद एक घर में ही 5 मिनट का चक्कर ले लीजिए। जितना आपको कंफर्टेबल लगे आराम से आप धीरे धीरे वॉक करिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो मूव होती रहे। क्योंकि होता क्या है कि सिजेरियन के बाद हम ज्यादातर आराम करते हैं, ऐसे में बॉडी मूव नहीं करती है और इससे क्या होता है, वैसे ही डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है। तो इससे और डाइजेशन स्लो हो जाएगा अगर आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी जरूरी है। तो जब आप बीच बीच में चलेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और आपकी टांकों की जो रिकवरी है वो अच्छे से होगी। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, 5 मिनट 7 मिनट जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना ही चलिए। आपको अपनी बॉडी पे जबरदस्ती स्ट्रेन नहीं डालना है कि आपको मन नहीं कर रहा है बिल्कुल उठने का और आप बोलो कि नहीं मुझे तो चलना ही है। ऐसा नहीं है, बस खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप थोड़े कदम चलिए और आके वापस बैठ जाइए। तो इतना आपको अपने लिए करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं उठने और बैठने के तरीके पे। तो सिजेरियन के बाद आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपको झटके से उठना या बैठना नहीं है, क्योंकि जब आप झटके से उठोगे तो एकदम से आपके पेट पे जोर आएगा, जो कि टांकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा रो रहा है और आप एकदम से उठ जाओगे कि नहीं बच्चा रो रहा है मैं उसे देखूं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे आपके टांकों पे जोर आ सकता है। और जब आप उठेंगे और बैठेंगे तो आप अपने हाथ से अपने पेट पे सपोर्ट दीजिए, अपने टांकों पे सपोर्ट दीजिए और तब उठिए या बैठिए और आराम से धीरे धीरे उठिए और धीरे धीरे बैठिए। साथ ही साथ आपको जमीन पे नहीं बैठना है, पैरों बाहर नहीं बैठना है, या फिर कोई स्टूल या चौकी जो थोड़ी कम हाइट की है, ऐसी चीजों पे भी आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आप जितना नीचे बैठोगे उतना ही आपके पेट पे जो है जोर आएगा। तो आप इस चीज का भी ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप इंडियन टॉयलेट यूज करना अवॉइड करिए। अगर आपके घर में इंग्लिश टॉयलेट नहीं है तो सीट्स आती हैं जो इंडियन टॉयलेट पे रख के आप बैठ सकते हो, तो आप वो सीट्स मंगवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप किस तरह से उठें और किस तरह से लेटें।
तो दोस्तों सिजेरियन के बाद जो ये आपके शुरुआती दिन है जब आप रिकवर कर रहे होगे, आपको करवट लेके लेटना है। जब आप उठोगे भी तो आपको सीधा नहीं उठना है, क्योंकि सीधा उठोगे तो आपके पेट पे जोर आएगा। तो करवट लीजिए, फिर उसके बाद आप उठिए। तो जैसे आप शुरुआती दिन में तो हो सकता है आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी लेटने में और उठने में। मैंने तो हेल्प ली थी बिकॉज मेरे को टांकों में काफी दर्द हो रहा था शुरुआती टाइम में। करीबन 1 हफ्ता 10 दिन मैंने किसी की हेल्प ली थी उठने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे खुद उठना शुरू हुई थी। तो स्टार्टिंग में तो आप हेल्प लीजिए और करवट लेके ही आप जो है किसी की हेल्प लेके उठिए। और जब आप खुद उठना शुरू हो जाएंगे तो आप पहले करवट लीजिए, पहले अपने पैर जमीन पे रखिए, उसके बाद हाथ की सपोर्ट से धीरे धीरे आप उठिए। एकदम झटके से उठना, झटके से लेटना, ये आप अवॉइड करिए। अब बात करते हैं नहाने की। तो दोस्तों जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके टांगों पे एक वाटरप्रूफ बैंडेड लगा देते हैं। तो अब जब आप घर जाओगे, अगर आपको लग रहा है कि आपको नहाना है तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि बैंडेज के ऊपर या टांकों वाले एरिया के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। तो आप या तो टांकों वाले एरिया पे आगे कुछ कपड़ा रख लीजिए या कुछ पॉलिथीन रख लीजिए ताकि बिल्कुल भी वहां पे पानी ना जाए। और नहाते वक्त भी आपको जमीन पे या चौकी पे नहीं बैठना है। आप बाथरूम में एक प्लास्टिक की चेयर रख सकते हो, उस पर आप बैठ के नहाइए। स्टार्टिंग में किसी की हेल्प ले लीजिए। जब आपके टांके खुल जाएंगे तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से आप नहाओगे। टांके खुलने के बाद भी आपको ऐसे बिल्कुल ज्यादा पानी नहीं डालना है टांकों वाले एरिया पे। आपको बिल्कुल माइल्ड सोपी वाटर से अपना जो टांकों वाला जो एरिया है वो क्लीन करना है। और नहाने के बाद एकदम वो एरिया आपको ड्राई कर देना है। वहां पे गीला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टांके जितना सूखा रहेगा वो एरिया, जितना ड्राई रहेगा, उतने अच्छे से जो है टांके हील होंगे। साथ ही साथ इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी डॉक्टर आपको दवाई दे रही हैं वो दवाई आपको टाइम टू टाइम लगानी है। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आप अपने हाथ धो के ही दवाई लगाइए। बिना हाथ धोए टांकों वाले एरिया को किसी को भी टच मत करने दीजिए। अगर कोई फैमिली में आपके ये दवाई लगा रहा है, अगर आप भी लगा रहे हैं, तो बिना हाथ धोए जो है आप टांकों वाले एरिया को टच ना करें। साथ ही साथ दोस्तों नहाते वक्त जो है आप गुनगुना पानी लीजिए, क्योंकि गुनगुने पानी से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो भी दर्द होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि बॉडी को हल्का हल्का सेक मिलता है। तो आप गुनगुने पानी से ही नहाइए, जिससे कि जो है आपको खुद को अच्छा लगेगा, खुद को रिलैक्स फील होगा। दोस्तों अब बात करते हैं छींकने, खांसने या कभी कभी हंसी भी आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे आप जो है एक पिलो से सपोर्ट दें अपने पेट को, क्योंकि अगर आप एकदम से ऐसे छींकोगे या खांसोगे तो आपकी टांकों पे अगेन फिर से जोर आएगा। तो आप अपने पास एक कुशन या पिलो अपने साथ रखें। जैसे कि आपको लग रहा है कि छींक आने वाली है या खांसी आ रही है, तो एकदम से आप जो है पिलो से अपने पेट को सपोर्ट दीजिए, उसके बाद खांसिए या छींकिए। ट्राई करिए कि इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा जोर से ना हंसें, क्योंकि इससे भी आपके टांकों पे जोर आ सकता है। और हंसते वक्त खांसते वक्त जो है पिलो का सपोर्ट जरूर करिए। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि झुक के करने वाला हो। तो झुकना आपको अवॉइड करना है, उस पर भी आपके पेट पे जोर आएगा। या फिर आपको कुछ भी हैवी चीज नहीं उठानी है। अपने बच्चे के अलावा आपको कुछ भी नहीं उठाना। हैवी चीज उठाना आपको कम से कम जो है 6 महीने तक अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं उठा नहीं सकती हूँ बट मैं खींच लूंगी कोई भी हैवी चीज। तो आपको उठाना भी नहीं है, आपको कुछ भी खींचना भी नहीं है। तो ना झुकना है, ना हैवी सामान उठाना है, ना हैवी सामान खींचना है आपको। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सीढ़ियां चढ़नी चाहिए या नहीं चढ़नी चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूंगी कम से कम 40 दिन जो है आपको सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद भी थोड़ा आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने से क्या होता है आपके पेट पे जोर आ सकता है। अब अगर बिल्कुल मजबूरी है और आपको लग रहा है कि कुछ सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ सकती हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं बताऊं, मेरे डॉक्टर का जो क्लिनिक था उस क्लिनिक पे जाने के लिए 6-7 सीढ़ियां थी। तो ऐसे केस में जब आपको इमरजेंसी का केस आ गया, 4-5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं, तो इस केस में जो है आप जो है अपनी टांगे स्प्रेड करके चढ़िए, यानी कि आपके पेट पे टांग का जोर नहीं आना चाहिए। और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़िए, एकदम तेजी से सीढ़ियां ना चढ़े। अपनी कमर सीधी रखिए और लेग्स को जो है थोड़ा सा साइड करके स्प्रेड करके आप एक स्टेयर चढ़ के जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको ये नहीं कि रोज आप सीढ़ियां उतर रहे हो, रोज आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों बॉडी मसाज आप जरूर लें। आपको पेट के एरिया में और कमर पे आपको मसाज नहीं करवानी है, स्टार्टिंग में अवॉइड करनी है। लेकिन लेग्स पे, हाथों पे, सर पे आप मसाज ले सकते हैं। बॉडी मसाज सिजेरियन डिलीवरी के बाद इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी करा हुआ है, तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मसाज से मैं आपको बता रही हूँ काफी आपके पेन में जो है आपको आराम मिलेगा और आपको खुद रिलैक्सेशन फील होगा।
साथ ही साथ जब आप हेड की मसाज कराओगे तो सर पे आप चाहे कोई भी तेल यूज करिए, आप उसमें 2-4 बूंदे बादाम की जरूर डालिए और इस एरिया पे, यहाँ पे आपको वो डालना है। इससे भी आपको जो है काफी आराम मिलेगा, तो आप ये भी जरूर करिए। इसके अलावा दोस्तों आपको फिजिकल कांटेक्ट भी अपने पार्टनर के साथ अवॉइड करना चाहिए, कम से कम 6 से 8 हफ्ते। उसके बाद भी आपको पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों अब बात करते हैं डिलीवरी के बाद खाने पीने की चीजों के बारे में। तो जब आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको अपना खाना काफी हेल्दी रखना चाहिए, एक बैलेंस्ड मील आपको खाना चाहिए और हल्का खाना खाइए। यानी कि आपको ज्यादा तेल तला हुआ खाना, ऐसा खाना कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या होता है, अक्सर डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ऐसे में जो है आपका खाना जो है एकदम लाइट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने खाने में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए। प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए इस टाइम पे लेना, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी में नए टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसे में जो आपकी बॉडी जब हील हो रही होती है, तो आप जब आप प्रोटीन लेते हो तो आपकी हीलिंग काफी अच्छे से हो जाती है। साथ ही साथ आप आयरन, कैल्शियम, विटामिन का भी अपने खाने में इंक्लूड करिए, क्योंकि कैल्शियम भी आपके लिए जरूरी है। आप फीड करा रहे हैं बच्चे को, तो आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। और डिलीवरी के बाद जो होता है काफी ब्लड लॉस भी हो जाता है, तो उसके लिए आयरन भी जरूरी है। तो एक वेल बैलेंस्ड मील आपको खाना है और ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जिससे कि जो है आपका डाइजेशन स्लो हो जाए, जैसे कि मैदा, चीनी या बहुत ज्यादा घी, तेल, ये सब चीजें जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। घी आप मॉडरेट मात्रा में खा सकते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल क्वांटिटी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिलीवरी के बाद आपको भर भर के घी खाना है, वो भी आप एक बार अपने डॉक्टर से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्टर मना करते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपको घी नहीं खाना है, तो वो डॉक्टर अच्छे से बता पाएंगे कि अगर आपको घी अवॉइड करना है तो कितने दिन अवॉइड करना है। मैदा, चीनी या बाहर का खाना, ये सब तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चीनी की जगह क्या कर सकते हैं, आप गुड़ अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जहां पे भी आप गुड़ इंक्लूड कर सकते हैं आप गुड़ इंक्लूड कीजिए और चीनी को जो है अवॉइड करिए। साथ ही साथ ऐसा खाना जो कि आपके अंदर गैस की प्रॉब्लम करे, वो आप अभी अवॉइड करिए, क्योंकि शुरुआती टाइम में क्या होता है, सिजेरियन के बाद कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम भी काफी हो जाती है, तो आप गैसी फूड्स अवॉइड करिए। उसके साथ मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है खाने के बाद थोड़ा थोड़ा आप अजवाइन पानी जरूर लीजिए। तो जैसे कि 1 लीटर पानी में आपने आधा चम्मच अजवाइन डाल दी और उसको आप बॉईल कर लीजिए और पानी को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। तो ये जो पानी है ये आप अगर गुनगुना लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो खाने के बाद थोड़ा सा जैसे आपने अजवाइन पानी ले लिया, इससे क्या होगा, डाइजेशन भी ठीक रहेगा, गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगी अगर आप अजवाइन वाटर जो है वो टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। और अजवाइन वैसे भी आपकी हीलिंग के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, तो अजवाइन पानी भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पानी भी काफी ज्यादा पीना चाहिए इस टाइम पे, और स्पेशली जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो अपने बेबी को, तो पानी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। तो पानी भी आप अच्छे से लें और साथ ही साथ अपने डाइट में फाइबर भी इंक्लूड करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सिजेरियन के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी काफी लोगों को हो जाती है। तो इस केस में आपको फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस के बारे में। सिजेरियन डिलीवरी के बाद ज्यादातर मदर्स को फीडिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको आपके टांकों पे जोर डालना नहीं है और आप जब फ्रंट से फीड कराते हो तो कई बार क्या होता है आप झुक जाते हो। ऐसे में क्या होता है, बैक में भी पेन होती है और आपके टांकों पे भी जोर आ सकता है। तो इसलिए सिजेरियन जब हो जाता है उसके बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन पे अपने आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो बेस्ट पोजीशन है ब्रेस्ट फीडिंग की वो है पहली फुटबॉल होल्ड पोजीशन, जिसको क्लच पोजीशन भी बोलते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होता है, आप बेबी को साइड से होल्ड करते हो। सो बेबी का हेड जो है आप अपने हैंड से सपोर्ट करोगे और बेबी के जो बम्स होते हैं वो आपके हाथ से यहाँ पे कोनी पे सपोर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आप अपने बेबी को फीड करवाते हो और साथ ही में आप नीचे जो है पिलोज रख देते हो या फीडिंग पिलो यूज कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होता है, एक तो आपकी बैक स्ट्रेट रहती है, दूसरा आप फ्रंट से फीड नहीं करा रहे हो तो आपको जो है झुकना नहीं पड़ेगा या आगे की तरफ जोर नहीं आएगा। तो आप साइड से फीड करा रहे हो, इससे आपके टांकों पे बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। ये जो पोजीशन है, ये जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे लैक्टेशन कंसल्टेंट ने बताई थी कि सिजेरियन के बाद ये पोजीशन जो होती है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो ये जो पोजीशन है ये मैंने कम से कम इसको युवान को फीड करवाया था लगभग 2 महीने तक,
क्योंकि ये जो फुटबॉल होल्ड पोजीशन होती है ये आप शुरुआती दिनों में ही कुछ 1-2 महीनों में ही आप फीड करवा सकते हो, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, तो इस पोजीशन में फीड करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम बाद में आ सकती है। तो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने जो है आप फुटबॉल होल्ड पोजीशन में बच्चे को फीड करवा सकते हैं, जिससे कि आपके पेट पे बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। दूसरी पोजीशन है साइड लाइन पोजीशन, जो कि होता है जब आप लेट के साइड से अपने बेबी को फीड करवा सकते हो। तो ऐसे में भी आपके पेट पे तो बिल्कुल जोर आएगा ही नहीं और आराम से आप जो है बेबी को फीड करवा सकते हैं। तो ये जो 2 पोजीशंस होती हैं ये ज्यादातर सिजेरियन के बाद जो होती हैं बेस्ट पोजीशंस बोली जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो आई होप ये ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगी, जैसे कि मेरे लिए रही थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो कि आपको ध्यान देनी है अपने सिजेरियन ऑपरेशन के बाद। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जैसे कि आपको जो है अपने जो स्टिचेस वाला एरिया है वो कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना है, आपको देखते रहना है। तो अगर आपको लग रहा है कि वहां पे पस बन रही है या फिर रेडनेस हो रही है या स्वेलिंग आ रही है उस एरिया में, या आपको लग रहा है वहां से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे पानी या पस कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है, या कई बार ऐसा हो सकता है आपको लगे हल्का सा जो आपका कट है वो खुल रहा है, तो इस केस में आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि फीवर आ रहा है तो ऐसे में भी जो है अपने डॉक्टर को आप जरूर कंसल्ट करिए। साथ ही साथ देखो शुरुआती 1-2 दिन में तो हो सकता है आपको पेन काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, कट लगा है, तो पेन हो सकता है। ये पेन जो है ये धीरे धीरे कम हो जाता है और 1 हफ्ते तक तो ये पेन आराम से बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर आपका ये पेन कम ही नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये पेन बढ़ता जा रहा है, हफ्ता 10 दिन हो गया, आपका पेन ही कम नहीं हो रहा है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि ये पेन क्यों नहीं जा रहा है। तो आपके डॉक्टर चेक करके रीजन देख सकते हैं, कहीं अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है। तो आपको अपने टांकों का एरिया जो है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और उसको जो है रेगुलर आप मॉनिटर करते रहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को आगे शेयर भी करिए। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय एंड टेक केयर।